नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय स्टूडियो लाइव से। इस वक्त हम आपसे जुड़े हैं और इसके पहले मैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि हमारा ऑफिस पूरी तरह से सैनिटाइज है। आज के जो हमारे खास मेहमान हैं उनसे भी हमारी सोशल डिस्टेंसिंग है, तो हम इस वजह से मास्क उतार के आपसे बात कर रहे हैं। हम आपको दोबारा बताना चाहेंगे कि खबर समय का ऑफिस पूरी तरह से सैनिटाइज है और हम उन सभी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं जो कोविड-19 में इस वक्त हर एक व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए। दर्शकों, आज हमारे जो खास मेहमान हैं वो है डॉक्टर कल्याण लहरी, जो कि निहोटिया गेटवेल में कार्यरत हैं। वहाँ पे इंटरनल मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं और इस वक्त जो है लोग अस्पताल जाने से बिल्कुल परहेज कर रहे हैं। वो किसी कीमत में, उनकी यही कोशिश रहती है कि अस्पताल ना जाए, डॉक्टर के संपर्क में ना आए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हाई रिस्क जोन में है तो वो है डॉक्टर और नर्स। और इसके साथ ही आज इंटरनेशनल नर्स डे है, तो मैं आप सभी दर्शकों को इसकी बधाई देना चाहूँगी, साथ ही सैल्यूट करना चाहूँगी अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर को। तो सबसे स्वागत करती हूँ मैं डॉक्टर साहब आपका। और आज का दिन जो है मेडिकल स्टाफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल नर्स डे है। तो आप एक डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं सभी अपने परिवार की तरफ से आपको बधाई देना चाहूँगी। चलिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहला सवाल, क्योंकि मुख्य मुद्दा इस वक्त कोविड-19 है, तो मैं इसी से जुड़ा हुआ मेरा पहला सवाल होगा कि कोविड-19 में पहले जो इसके लक्षण थे वो लोगों को पता था कि इसके क्या सिम्टम्स हैं, लेकिन अब जो रिपोर्ट आ रहे हैं बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि उसमें बता रहे हैं कि 80 to 90% में इसके सिम्टम्स नहीं पता चल रहा है। तो ऐसे में लोग किस तरह से अपना ध्यान रखें? देखिए, आपने सही कहा, ये कोविड-19 जो है, ये जितने मरीज को इन्फेक्शन होता है जी, इसके अंदर 80% तकरीबन सिम्टम शुरुआत में पता नहीं चलता है जी। और ख़ास दौर में ये समस्या है इसलिए कि इनको किसी को पता नहीं चल रहा है कि इनको कैरियर है कि नहीं। और इसमें ये भी एक है कि 80% लोग में ज़्यादा तकलीफ भी नहीं हो रहा है। दो चीज़ें, ये पता नहीं चलता है इसीलिए कहा जा रहा है, और इसका जो है सोशल डिस्टेंसिंग की बात आ रहा है। और सोशल डिस्टेंसिंग नंबर 1, नंबर 2, जो इन्फेक्टेड है लेकिन बाहर से पता नहीं चल रहा है, जो आप छुपाए हुए इन्फेक्शन जिसको बोल सकते हैं, हिडन इन्फेक्शंस, इनको क्या है, सड़क में घूम रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, ऑफिस जा रहा है, कहीं छूता है, हर जगह में होता है। पर्सनल हाइजीन भी जरूरी है। हमने आपको ऑफिस में आया, जैसे मान के चलिए कि आपके हैंडल पकड़ के हमने खोला है और इसका पहले कोई आएगा, उनका हाथ से इन्फेक्शन शुरू हुआ तो मैं जाऊँगा तो मैं सैनिटाइजर आपको दिया गया, हमने पर्सनल हैंड हाइजीन मेंटेन की, खुद की जिम्मेदारी समझी। बिल्कुल बिल्कुल, खुद की और सबको, ये सबसे जरूरी बात है। दर्शकों, हम एक बार दोबारा आपको बताना चाहेंगे, आज के जो हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर लहरी हैं, जो कि इंटरनल मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं। आपके जितने भी सवाल हैं, जो भी मेडिकल से जुड़े हुए सवाल हैं, जानना चाहते हैं, कोई असमंजस है आपके अंदर मेडिकल से जुड़े हुए, तो आप डॉक्टर लहरी से पूछ सकते हैं। पहला सवाल जो हमने इनसे पूछा था कि कोविड-19 को लेके पहले इसके सिम्टम्स पता चलते थे, अब पता नहीं चल रहा है, तो इसके ऊपर हमने चर्चा की। साथ ही डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि कोविड-19 के इस वक्त जो है लोग जो है बातें कर रहे हैं कि इस वक्त विटामिन सी का कंजम्पशन ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप लेमन कर सकते हैं, मैक्सिमम लोग लेमन ही कर रहे हैं, तो इसका कोई साइंटिफिक रीजन है या बस ऐसे ही मतलब कहीं सुनाई बातें हैं? देखिए, पहला बात है, ये जो बीमारी है कोविड-19 हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, ये 4 महीना पुराना बीमारी है जी। काफ़ी रिसर्च दुनिया भर चल रहा है, जो रिसर्च की समाचार आ रहे हैं, लोगों का जा रहा है, कुछ गलतफहमी है, कुछ मीथ है, कुछ मीडिया के रिपोर्ट्स है, कुछ मेडिकल जर्नल से छोटे छोटे स्टडी हो रहे हैं। तो किसी इलाज के बारे में 100% कन्फर्म यही है, ये ऐसा स्थिति में नहीं है। हाँ, आपकी बात सही है कि विटामिन सी, एक बात है कि विटामिन सी जरा खाइए पीजिए, अच्छा रहेगा। देखिए, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। इस एंटीऑक्सीडेंट शरीर को इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए, इन जनरल हेल्थ के लिए, इन जनरली आपको इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए शरीर को सुस्त रखने की जरूरी अच्छा है। लेकिन ज़्यादा विटामिन सी खाने से ही कोविड को रोका जाएगा, ऐसा शायद कोई ठोस सबूत नहीं है। ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं, लेकिन लोग को लग रहा है कि भाई किसी भी रीजन से एक हिफाजत हो सके, लोग ये कर सकते हैं। और जैसा कोई लोग बोल रहे हैं जिंक खाइए, तो इस तरह का कोई चीज़ है। देखिए, ये सब चीज़ है शरीर को, खुद को, हर आदमी को, इम्यूनिटी सिस्टम, जनरल इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। तो जहाँ पे उपाय नहीं है, लोग लग रहा है कि जो हमको साधन है हम उसको पकड़े,
तो इस तरह से पीपल गेट पैनिक। लेकिन ऐसा नहीं है कि विटामिन सी खाने से नुकसान नहीं है कि एक हम थोड़ा खाएं, नींबू की पानी खाएं, लेकिन शायद ये भी नहीं है कि ये खा के ही हमको रोकना है, सब बात नहीं है। तो आप डॉक्टर लहरी को सुन रहे हैं, लगातार इनकी बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इनकी बातें जो है एक संजीवनी बूटी का काम कर सकती है हमारे जीवन में। हम चर्चा कर रहे हैं कोविड-19 को लेके। हमारे पास हमारे पहले दर्शक का जो है सवाल आया है, वो जानना चाहते हैं कि इन्हें बार बार पेशाब लग रहा है, यानी कि ये बार बार यूरिन जा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्योंकि अभी तो कुछ भी होता है लोग सीधे कनेक्ट करते हैं, कोविड-19 के तो कहीं लक्षण नहीं है। मैं पहले जानना चाहूंगा कि इनका एज क्या है और मेल फीमेल कहा जा सकता है, पता चला? इनकी तस्वीर से तो यही पता चल रहा है, साथ ही इनके नाम से कि पंडित रामायण है इनका नाम, और उम्र का जिक्र नहीं है, लेकिन मेल है, शायद मेल है, एडल्ट है जी। तो देखिए 2-3 कारण हो सकते हैं। नंबर 1 तो है कि यूरिनरी इन्फेक्शंस में कॉमनली ऐसा हो सकते हैं। किसी को अगर शुगर का जो चीनी का बीमारी, डायबिटीज जिसको बोलते हैं। 2 मिनट के लिए माफ़ी चाहूँगी डॉक्टर साहब। पंडित रामायण जी, आपके सवाल का ही डॉक्टर साहब जवाब दे रहे हैं। जैसा कि आपने कहा है कि आपके सवाल का जवाब नहीं दिया है, तो आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके सवाल का ही जो हमारे डॉक्टर साहब आज के खास मेहमान हैं डॉक्टर लहरी, वो दे रहे हैं। जी सर। देखिए पंडित जी, आपका जो सवाल है कि बार बार पेशाब हो रहा है, इसकी किसका लक्षण है, ये कोई कारण के लिए हो सकते हैं। जैसा किसी को यूरिन इन्फेक्शन हो, उनके लिए हो सकते हैं। आपको उम्र मेरे को पता नहीं, किसी को थोड़ा एजेड पेशेंट्स में कभी प्रोस्टेट की शिकायत हो सकते हैं, उसके लिए हो सकते हैं। खास करके डायबिटीज़ होने से, ब्लड शुगर बढ़ने से ये चीज़ हो सकते हैं। ये कोई कारण हो सकते हैं। किसी ने ज़्यादा पानी अगर पी लिए तो उसके लिए भी हो सकते हैं। तो कोई कारण 55 वर्ष अपनी उम्र बता रहे हैं। हमारी सलाह ये होंगे कि आपको अगर कोई सिम्टम्स हो इस तरह का लग रहा है कि एबनॉर्मली हमारे यूरिन ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप आपके पास जो डॉक्टर है, आप जिससे सलाह करते हैं, उनसे एक बार सलाह कर लीजिए। तो आई होप डॉक्टर के सवाल से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको इस तरह के लक्षण है तो आपके जो आसपास कोई डॉक्टर है, आप उनसे, नियरेस्ट जो डॉक्टर है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगला सवाल आप भी पूछ सकते हैं, और हम मनीष जी ने लिखा है, मनीषा एक और दर्शक है, उनका सवाल आया है कि एनी टाइम नोज फ्लो होता है। नोज ब्लॉक होता है, नोज फ्लो होता है, नाक बहती है शायद। अच्छा, ये कहना चाह रही हैं, मनीषा इनका नाम है। देखिए मनीषा जी, आपका अगर सुबह के टाइम में बता रही हैं कि सुबह के टाइम इनका राइट, सुबह उठ के आपको थोड़ा राइनोरिया जो बोलते हैं, थोड़ा सर्दी टाइप का जो बोलते हैं, वो चीज़ होते हैं। ये अगर मैं जानना चाहूँगा कितना दिन से हो रहा है। ये अगर आपको बराबर होते थे तो शायद बहुत लोग का एलर्जी का एक शिकायत रहता है, जिसके चलते किसी को थोड़ा हल्का गर्दा से भी होता है, धूल से होता है। तो इस तरह का बहुत सारे लोग को है। आपका अगर पहले से इस तरह का अगर होता है तो हमें लगता है कोई चीज़ है, एलर्जी टाइप का होंगे। लेकिन आपको अगर फ़िलहाल हो रहा है तो आप आपके डॉक्टर से एक बार सलाह कर सकते हैं। लेकिन जब कोरोना की जो स्थिति में जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, देखिए कोरोना में सिर्फ थोड़ा थोड़ा सर्दी होना, नाक से पानी गिरना, ये लेकिन वेरी कॉमन सिम्टम है नहीं। आपसे डरिए मत। आपको अगर पहले से होता नहीं है, अगर नया होता है तो आप किसी से संपर्क करके एंटीहिस्टामिन डॉक्टर को दिखा सकते हैं। हाँ? दर्शकों, इस वक्त जो खबर समय में आज के हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर कल्याण लहरी हैं, जो कि निहोटिया गेटवेल में इंटरनल मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं। हम इनसे चर्चा कर रहे हैं कोविड-19 की वजह से, और आज के खास कार्यक्रम का हमारा मकसद भी यही था कि लगातार हमारे पास हमारे दर्शकों के फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, वो जानना चाह रहे थे, वो किसी एक्सपर्ट से अपने जो उनकी तकलीफ़ है वो शेयर करना चाह रहे थे, ताकि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उन्हें उनके जो समस्या है उनसे वो डिस्कस कर सके। तो आपके जो भी सवाल हैं आप डॉक्टर लहरी से पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि अच्छा सर, मैं दोबारा एक बार चाहूंगी कि हमसे कई सारे दर्शक इस वक्त हमसे नए सिरे से जुड़े हैं। एक बार मैं चाहती हूँ कि आप दोबारा लोगों को ये बताएं, मैं दर्शकों को बताएं कि कोविड-19 के एग्जैक्ट सिम्टम्स क्या होते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारे तो प्रिकॉशन है, एंड प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। लेकिन इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? देखिए जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं, एक होता है फीवर, हाई फीवर, तेज बुखार। जी। एक होता है कफ, खांसी, और तीसरा होता है सांसों की तकलीफ। कुछ आप जैसे शुरुआत में कहा कि 70-80% पेशेंट्स को पता नहीं चलता है, बात सही है। और कुछ लोग को होता है थोड़ा हल्का, जैसा थोड़ा बुखार, हल्का बुखार हुआ कि थोड़ा खांसी हुआ, इस तरह का लग सकता है। लेकिन जिनको अगर ये चीज़ अचानक तेज बुखार आया और कोई सिम्टम नहीं, खांसी बढ़ रहा है, सांसों का तकलीफ हो रहा है, ये तीनों मेन सिम्टम्स है कोविड का। ये छोड़ के और भी कुछ ऐसा हेडेक होता है, डायरिया हो सकता है,
कोई चीज़ है, लेकिन कॉमन अब बताएं तो ये है। इसलिए अगर इस मौसम में, इस मामले में किसी को अगर बुखार है, खांसी है, सांसों का तकलीफ है, ये थोड़ा लाइटली ना लिया जाए। जैसा लोग हमने अभी भी देखे हैं, थोड़ा सांसों का तकलीफ लग रहा है, हमको थोड़ा गैस टाइप का हो रहा है, ऐसा मत समझें, अब तुरंत डॉक्टर से सलाह करें। तो अजय भूजल साहब, इस वक्त हम जो है वो डॉक्टर से जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। कोविड-19 में हमारी चर्चा हो रही है, तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप उसी से जुड़ा हुआ सवाल करेंगे। और आप जो श्रमिक ट्रेन के बारे में जानना चाह रहे थे, कुछ ही देर बाद हम इस पर भी आपको अपडेट देंगे, लेकिन फिलहाल हम मेडिकल पे चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो प्लाज्मा थेरेपी का एक बहुत ज़ोर से चर्चा चला था, हमने देखे थे कि प्लाज्मा थेरेपी को लोग कहीं ना कहीं बता रहे थे कि हो सकता है मील का पत्थर साबित हो सकता है, लेकिन हालांकि अब उतनी ज़्यादा इसके चर्चे नहीं हो रहे हैं। तो प्लाज्मा थेरेपी क्या है और क्या इसका वाकई इस पे कोई इसका रोल होने वाला है? एग्जैक्टली देखिए, शरीर में कोई इन्फेक्शन अगर होता है जी, तो बॉडी इसको खुद, अपना बॉडी इसको फॉरेन समझते हैं। इसको हम जो बाहर से घुसता है कोई बैक्टीरिया हो, वायरस, इसको हम एंटीजन बोलते हैं। जो कोरोना वायरस जो कि एंटीजन है बॉडी के लिए, जो फॉरेनर है जी। तो कोई फॉरेनर अगर बॉडी में घुसता है तो बॉडी उसके लिए प्रोटेक्शन की कोशिश करते हैं। तो क्या करते हैं कि ऐसा केमिकल बनाने की कोशिश करते हैं जो उसको मार देते हैं। तो बॉडी कोशिश करते हैं, कभी कामयाब होते हैं, कभी कामयाब नहीं होते हैं। जी। तो जो चीज़ बनता है, मैं फिर लेमन्स लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ, तो जो केमिकल शरीर में बनता है जो एंटीजन को या बाहर वाली जर्म्स को मार सकते हैं, उसको कहा जाता है एंटीबॉडी। एंटीजन जो शरीर में घुसता है, बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है उसको मारने के लिए। तो मान के चलिए किसी को कोरोना हुआ, फिर बीमार फैला, सिकनेस पीरियड जो भी हो, फिर उन्हें सुधार हो गया, तो उन्होंने ट्रू कोविड फाइटर है, कोविड से लड़े हैं, अब ये भी हैं, तो उनका शरीर का इम्यून सिस्टम माना जाता है कि काफ़ी एंटीबॉडी तैयार किया है जो कोरोना वायरस को डिस्ट्रॉय करता है। अभी उनको अगर एंटीबॉडी लिया गया, अभी मान के चलिए एक आदमी को कोविड इन्फेक्शन हुआ, तो उनके शरीर में एंटीबॉडी होने से टाइम लगेगा, कितना एंटीबॉडी होगा पता नहीं। हमने अगर वो बाहर से वो एंटीबॉडी अगर उनके शरीर में दिए, तो एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी होते हैं कि ये दवा के रूप से बाहर से जो एंटीजन आए उनके शरीर में भी वो ख़त्म कर सकते हैं। ये एक थ्योरी है, ये आज का थ्योरी नहीं, बहुत पुराना है, बहुत सारे बीमारी के लिए इसका इस्तेमाल हुआ। हम आपको पहले बताया कि 4 महीने का पुराना बीमारी है, हमारी पता नहीं है कि कौन दवा, कौन इलाज इसके लिए सही है, लेकिन साइंस इस पे लगातार काम कर रही है। एग्जैक्टली, इसलिए लोग पुराना हो नया हो, जितने वेपन्स अपने पास है सब इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी में भी इसमें है, लेकिन अभी तक कुछ ज़्यादा बोलने का है नहीं कि यही इसका इलाज है, लेकिन हाँ बहुत सारी जगह में इसके लिए ट्रायल भी हो रहे हैं। थोड़ी वक्त ही बताएगा कि इसके एफिकेसी के बारे में। सुबोजीत, हमारे एक दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं कि इस समय इम्यूनिटी कैसे बढ़ाया जाए। देखिए, ऐसा कोई खास दवा नहीं है कि आप खा लिया और इम्यूनिटी बढ़ गए हैं। हमने बचपन से जो सीखे हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल जीना वो ठीक है, खाना ठीक से खाना, ऐसा मतलब नहीं कि बहुत रिच फूड खाना है, हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट खाना चाहिए। हमारी डाइट के अंदर वेजिटेबल्स भी होनी चाहिए, सीजनल वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स, कॉमन चीज़ है ये है। पानी ज़्यादा पीना है, खुद को डिहाइड्रेट नहीं करना है, और जो फूड प्रैक्टिस हमारा है वो हेल्दी हाइजीनिक फूड प्रैक्टिस होना चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड्स। इस वक्त क्या ये जो लोग ऑनलाइन फूड डिलीवरी का जो है, तो क्या आप एडवाइस करेंगे, एज अ एडवाइस आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो फिलहाल अपने जो टेस्ट पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और ऑर्डर कर रहे हैं ऑनलाइन फूड का? देखिए, ये जो आप बोल रहे हैं इसका जवाब देना एक शब्द में कठिन है, इसलिए कि मैं अगर बोलूं कि उचित नहीं है, ये मैं सोच बताऊं, लेकिन सेहत के हिसाब से नहीं। फर्स्ट ये है कि हमने पहली बात बताया कि जेन्युइन हाइजीनिक फूड प्रैक्टिस करके जो फूड खाया जाएगा दैट इज करेक्ट। अगर ऑनलाइन फूड भी प्रॉपरली हाइजीनिक प्रैक्टिस हुआ, हाइजीनिक वे में डिलीवरी किया गया तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसमें कुछ इफ्स एंड बट्स रहते हैं। मैं जितना मानता हूँ, इट्स माई पर्सनल व्यू, आज का दिन में कम से कम पॉसिबल होगा तो घर में ये बना के खाना चाहिए। इसलिए कि मैं किसी को ये नहीं कर रहा, खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई ऑनलाइन फूड स्टॉल अपने ढंग से बना रहा है, मान के चलिए जो डिलीवरी हुआ है ध्यान में रख रहे हैं, वो क्या नहीं करे, कितने कैजुअल हो रहे हैं, जो डिलीवरी हो रहा है कहाँ से आ रहा है, हमारी गेट में कौन आदमी घुसे है, वहाँ पे क्या था, तो देयर इज चेन ब्रेक होने का संभावना होता है।
तो जहाँ पे संभव होगा घर की खाना, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड खाना। तो देखिए ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डॉक्टर का एडवाइस भी हालांकि आपके ऊपर ये निर्भर करता है, लेकिन फिलहाल इस कठिन समय में अगर आप घर का ही खाना खाएं तो बेहतर है। भले हो सकता है कि आपको रेस्टोरेंट जैसा लजीज स्वाद ना मिले, लेकिन आप सेफ्टी आपके लिए शॉर्ट रहेगी, इतना तो ज़रूर कहा जा सकता है। बिल्कुल। अगला सवाल लेंगे डॉक्टर साहब। रविंद्र पांडे जी ने लिखा है ड्राई कफ एलर्जी, क्या करें? देखिए, आपने ड्राई कफ और एलर्जी अगर कहा तो आपको पता है कि एलर्जी है, तो एंटी एलर्जिक टैबलेट्स कुछ खाना चाहिए, नंबर 1। एडिक्वेटली पानी पीना चाहिए। आपको एलर्जी किससे हो, अगर डस्ट से हो, किसी को फ्लावर से होते हैं, किसी को फूड से होता है, जिससे एलर्जी उससे दूर रहे। अगर ये चीज़ अगर बढ़ रहा है, फीवर अगर आ रहा है, तो आप अपनी डॉक्टर से संपर्क करें। आपको अगर एलर्जी अगर है तो जो एलर्जेन जो है जिसको कहा जाता है, जिसके लिए आपका एलर्जी हो रहा है, उससे थोड़ा दूर रहने की कोशिश कीजिए। आपको तो पता होंगे, आप बहुत बार शायद दवा भी दिया होगा, एंटी एलर्जी का आप टैबलेट खा सकते हैं, लेकिन फीवर अगर आता है साथ में तो बिल्कुल आपकी डॉक्टर से सलाह करें। अशोक अग्रवाल जी, सवाल आपका क्लियर नहीं है इसलिए मैं आपका सवाल नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन एक सवाल जो हमारे पास आबू धाबी से आया है, हमारे एक दर्शक हैं जो इस वक्त हमसे आबू धाबी से जुड़े हैं और इनका सवाल थोड़ा सा अटपटा है। इन्होंने पूछा है कि आई एम इन आबू धाबी, इज इट सेफ टू गो टू शॉपिंग मॉल? अगेन, मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस एंड पर्सनल हाइजीन, आप जो भी करें वो ठीक है, अगले दिन में सबको करना पड़ेगा। देखिए, आज लॉकडाउन का स्थिति है, लॉकडाउन कोई सॉल्यूशंस नहीं है, ये तैयार होने का मौका मिलता है। धीरे धीरे सभी खुला रहेगा। कोरोना इस दुनिया में जीना है, हमें भी रहना पड़ेगा। हम कभी शॉपिंग मॉल नहीं जाएंगे तो हो नहीं सकता है, तो आज भी जा सकता है। आप पर्सनल प्रोटेक्शंस लेना चाहिए, अपना हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, क्राउड अवॉइड करना चाहिए, और जिस शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं उस शॉपिंग मॉल में भी अगर एडिक्वेट सैनिटेशन। आबू धाबी में क्या स्थिति है इस कोविड को लेके, सरकार ने वहाँ पे क्या नियम बनाए हैं? राइट, आप सही बोले, वो भी आप फॉलो कीजिए। वो भी आप फॉलो कीजिए, क्योंकि हम यहाँ से नहीं बता सकते हैं कि आबू धाबी में क्या स्थिति है, वहाँ का क्या मेडिकल एडवाइजरी जारी किया गया है, सरकार वहाँ पे क्या नियम कायदे बनाए हैं, तो वहाँ के हिसाब से अपनी सेहत को ध्यान में रह के कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। राइट। गोकुल फ्रीडम के हमारे एक दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं, इफ समवन हैज अ प्रॉब्लम ऑफ कोल्ड, इज इट नेसेसरी टू गो टू द डॉक्टर? Now, I would like to know if someone has a problem with cold, how long it is there and what are the symptoms. बस इतना सुनने से कहना मुश्किल हो जाता है, लेकिन देखिए, सुनने से हमको इनका सवाल सुनने से हमको लगता है कि ये शायद फ्रीक्वेंटली ऑफ एंड ऑन कोल्ड्स का शिकायत है। इस तरह का अगर है आपको ये चीज़ आदत, बहुत सारे लोग को एलर्जिक टाइप का है इस तरह का आदत, ऐसे ही अगर है तो उसके लिए डरने का ज़रूरत नहीं है। आपको डॉक्टर पहले भी कुछ एंटी एलर्जिक दिए होंगे, आप खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको फीवर आता है, सांसों का तकलीफ होता है, आपको लगता है कि नहीं दूसरे बार जैसा नहीं इस तरह का है, तो ज़रूर आपके डॉक्टर से सलाह कीजिए। तो आई होप गोकुल जी आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। ज्योति जी हमसे इन्होंने सवाल किया है, क्या कोई कोरोना संक्रमित हो तो ये सब सिम्टम एक साथ दिखता है या इनमें से कोई एक सिम्टम हो तो भी कोरोना पॉजिटिव है? यानी कि हमने जो सिम्टम्स डिस्कस किए हैं कि ये सारे सिम्टम्स हो, कोई एक सारे सिम्टम्स एक साथ ही होते हैं या कोई एक सिम्टम्स होता है? नहीं, एक्चुअली इसका कोई सीधे जवाब नहीं है। एक एक पेशेंट को एक एक तरह की प्रेजेंटेशंस होते हैं। यूजुअली किसी को फीवर पहले आता है, किसी को खांसी पहले आता है, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि एक साथ में नहीं होगा, कभी कभी एक साथ नहीं हो सकते हैं। लेकिन यूजुअली जिनको सीवियर होता है वेरी फास्ट डेवलपमेंट होता है। जैसा बुखार आया, खांसी आया, एक दिन के अंदर सांसों का तकलीफ हुआ, ये फास्ट, जिनको सीवियर कोरोना होते हैं थोड़ा फास्ट डेवलपमेंट होता है। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक साथ में होना है। तो इसलिए इस मौसम में किसी को फीवर है, किसी को खांसी हो रहा है या सांसों का तकलीफ हो रहा है बगैर के कारण से जी, तो बिल्कुल इसको लाइटली ना ले और डॉक्टर के साथ सलाह करें। अशोक जी, आपका मैसेज अभी भी क्लियर नहीं है सर, क्योंकि आपने इंग्लिश में लिखा है, हिंदी आप कहना चाह रहे हैं, लिखा है इंग्लिश में, तो थोड़ा सा मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही है। फिर मैं ट्राई करती हूँ, क्योंकि आपने काफ़ी बार अपने सवाल लिखे हैं। माई डैड
क्या माउथ में खरा लगता है कुछ भी खाने से? एज ऑफ माय डैड 62, नेम ऑफ माय डैड घनश्याम अग्रवाल। सर, आपके सवाल बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप प्लीज़ हिंदी में टाइप करके भेजें, तो मुझे सवाल पढ़ने में सहूलियत होगी और मैं आपके सवाल डॉक्टर साहब से पूछ पाऊंगी। बट हम आगे बढ़ेंगे और कमल अंजू जी ने पूछा है कि आई हैव पेन इन माई हील always when I walk, please reply, do I have uric acid? Pain in the heel? Heel, whenever she walk. Okay. If things like this that you don't have pain at rest and it occurs only when you walking, it looks like something else. जी. Okay. It can be calcaneal spur or something else. Uric acid high may be there, but it's not a very common presentation of the high uric acid. It's not a very, and it doesn't have any relationship with the corona also. I think you can talk to some of your doctor. You can, if you wish, you can measure uric acid, but it's not a very common presentation. राकेश जी जो हमसे जानना चाहते हैं कि प्लीज एडवाइस ऑन एलर्जी एंड व्हाट टू ईट। एलर्जी जी, इन्हें शायद एलर्जी के इनके सवाल से यही प्रतीत होता है कि शायद इन्हें एलर्जी की शिकायत है और इससे इन्हें कैसे। एक्चुअली एलर्जी समथिंग इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इन समबडी सपोज ब्रिंजल कॉजेज एलर्जी, इन समबडी ब्रिंजल सूट्स वेल। तो किसका किस पर एलर्जी है ऐसा कोई नियम नहीं है, कानून नहीं है। किसी का तो ऐसा छोटी छोटी चीज़ के लिए एलर्जी हो सकते हैं। तो आपको खुद को एलर्जी की शिकायत अगर है तो आपको खुद को सॉर्ट आउट करके देखना पड़ेगा। जिस दिन एलर्जी का सिम्टम्स हुआ अगर आपको लगता है कुछ खाने से हो सकता है तो आप किस तरह का फूड खाए, आपको परम्यूटेशन कम्बिनेशन को निकालना चाहिए। और सिर्फ हमेशा खाने के लिए भी नहीं, दूसरे जैसा पोलन ग्रेन्स इज अ कॉमन थिंग है, फूल के रेणु से होता है। जैसा किसी को डस्ट एलर्जी होता है, कभी बाहर में थोड़ा हवा ज़्यादा आया, कभी घर में झाड़ पोंछ की है, तब भी हो सकता है। तो किससे एलर्जी ठीक एग्जैक्टली होता है ऐसा कहना मुश्किल है, खुद को निकालना है। और एक रास्ता है एलर्जेन टेस्ट, लेकिन वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। तो कमल जी आपको थैंक यू सो मच बोल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि ये इनके मैसेज भी मैं पढ़ लूँ। तो इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर लहरी जुड़े हैं जो कि निहोटिया गेटवेल में इंटरनल मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं और हम लगातार मेडिकल से जुड़े हुए सारे सवाल जो आपके हैं वो ले रहे हैं। आपके कोई सवाल हैं तो आप बेफिक्र होकर अपने सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब बेहद आसान तरीके में और बेहद शालीनता से सारे सवाल ले रहे हैं, सारे सवाल के जवाब दे रहे हैं। साथ ही हमने कोविड-19 पे भी विस्तृत चर्चा की है। लेकिन सर मैं एक सवाल जो आपसे जानना चाहती हूँ कि इस वक्त दो चीज़ें हैं। एक तो अगर बच्चे को सर्दी जुकाम होता है तो किन किन बातों का, क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा है, ठंड इतने टाइम से चल रहा था, अचानक से कभी धूप हो रही है, कभी बारिश हो रही है, तो एक सीजनल फीवर भी हो सकता है। साथ ही बच्चे अभी घर में हैं और लगातार उनका नॉन स्टॉप फूड ईटिंग चल रहा है, खेलने के लिए उन्हें मिल नहीं रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेके पेरेंट्स भी बहुत चिंतित है। कई कॉल भी मेरे पास आए हैं, फ्रेंड से भी बात होती है तो अक्सर इन चीज़ों पे चर्चा होती है। तो ऐसे में पेरेंट्स के लिए ओबेसिटी बढ़ने का भी रहता है कि कहीं बच्चा मोटा ना हो जाए, क्योंकि बच्चे खेल कूद नहीं रहे हैं और बच्चों को बाहर भेजना नहीं चाहते हैं। तो किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए और क्या उचित उपाय होगा? हमें देखिए लगता है आपका क्वेश्चन जो है ब्रॉड क्वेश्चन है। बेसिकली इनका प्रॉब्लम अगर देखें कि लॉकडाउन में टाइम में सब लोग घर में हैं, बाहर जा नहीं सकते, बच्चे खेल कूद नहीं कर सकते हैं जी। तो खा रहा है, ओबेसिटी का प्रॉब्लम ये चीज़ है। देखिए पहले बात है, इसके साथ एक चीज़ बोले नहीं, ज़्यादा टीवी देख रहे हैं, मोबाइल पर भी है, ये भी एक बात जी। बस दो ही चीज़ है। हाँ, इसमें ज़्यादा रोल है पेरेंट्स को। मेरे हिसाब में थोड़ा टाइम देना चाहिए। देखिए आज का फास्ट लाइफ की दुनिया में मैक्सिमम टाइम में क्या होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, हम लोग बाहर जाते हैं जी, तो ज़्यादा पेरेंट्स से इंटरेक्शंस का टाइम नहीं भी मिलता है जी। उसके लिए भी काफ़ी सोशल प्रॉब्लम होते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी में सारे बदलाव आ रहे हैं, आप जानते हैं। तो ये एक मौका है। देखिए ये जो लॉकडाउन के पीरियड है, सारे पेरेंट्स भी घर में है, बच्चों भी घर में से है। इसमें चाहे पेरेंट्स को ज़्यादा बच्चों के साथ टाइम देना चाहिए, बात करना चाहिए। पुराना ज़माने में जैसा कहानी सुनाते थे, गप सुनाते थे, उसके साथ खेलते थे, वो जो चीज़ आज खो रहा है अर्बन लाइफ में, उसमें जाना चाहिए। उसमें बच्चों को मेंटल डेवलपमेंट भी होगा, उनका थोड़ा नया तरीके से जीने भी सीखेंगे और पेरेंट्स भी बच्चों को अच्छी तरह से जान पाएंगे, जो लॉकडाउन उठने के बाद अगले दिन भी इनको काफ़ी हेल्प होगी। लक्ष्मी बंसी सरिया जी जानना चाहती हैं कि इस दौरान जो कि कोविड-19 है,
की वजह से बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों के, जहां लाइफस्टाइल में चेंजेस हो गए वहां पे जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, और ये जानना चाहती हैं कि इस दौरान प्रेग्नेंट वुमेन को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्या उन्हें रूटीन चेकअप के लिए बार बार अस्पताल जाना सही रहेगा? देखिए, फर्स्ट है प्रेग्नेंट वुमेन के क्षेत्र में बहुत चीज़ है। कौन स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में है जी, उसका प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस अभी तक हुआ कि नहीं है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, उनका एज कितना है जी, उनका कोई एप्रीहेंडेड मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं आगे प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस तरह का डिपेंड करके हर केस को अलग अलग से देखना, एक ब्लैंकेट सॉल्यूशंस नहीं हो सकते हैं। तो फर्स्ट, कोई प्रेग्नेंट लेडी अपने डॉक्टर के साथ जिनके साथ सलाह करते हैं, कम से कम एक बार फ़ोन से बात कर लिया जाए कि उनका कितना फ्रीक्वेंटली जाना चाहिए। डॉक्टर अगर बोलते हैं तो मानते जाना चाहिए, तो जाना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है, नंबर 1। लेकिन सबसे जो जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग जी, सबसे हमेशा बनाए रखना चाहिए जी, पर्सनल हाइजीन, बार बार हाथ साबुन से धोना, हाथ मुंह में नहीं लगाना, बाहर नहीं जाना। मतलब कैसा बाहर नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि बगल में मेरा बहन के घर है वहाँ मैं उसके घर में भी गया, ऐसा बात नहीं है। वो मेरा आज चीना जाना है ऐसा। एग्जैक्टली। मैं जितने दूर, अगर मैं तो कहूंगा कि अगर घर में भी हमारा बीच में दूरी रहे तो भी अच्छा है। जैसे ऑफिस में भी हमारा, हालांकि ऑफिस पूरी तरह से सैनिटाइज है, लेकिन फिर भी हमारे बीच में आप एक दूरी देख सकते हैं। और सर, एक सवाल जो कि अजय जी जानना चाहते हैं, आई वुड लाइक टू नो द इंस्टेंट होम रेमेडी फॉर गैस्ट्रिक। इंस्टेंट होम रेमेडी गैस्ट्रिक, देखिए एक ही रेमेडी है, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, टाइम पे थोड़ा करके बार बार खाना चाहिए, थोड़ा वक्त लेके खाना चाहिए, खाने में जल्दीबाजी मत कीजिए, धीरे धीरे थोड़ा बाइट करके चिबा के खाना। मैं तो कहूँगा कि कम से कम 14 से 15 बार बाइट करके फिर आप गिलिए, ये जरूरी है। और पेट में जितना आंटता है, सीधी सी बात, जैसे हमको लगता है कि हमको भूख जो है 100 ग्राम खा सकते हैं, आप 80 ग्राम खाइए, 20 ग्राम जगह खाली रखिए। अब चाहे 3 घंटा बाद फिर रखाइए जी, और खाने के बाद 2 ग्लास पानी पी के पेट बिल्कुल भरिए मत, थोड़ा बाद में कीजिए। तीसरी बात, आपको खाने का टाइम ऐसा कीजिए कि जैसे आप जो फुल मील करते हैं उसका तुरंत बाद आपको ज़्यादा भागदौड़ नहीं करना, दौड़ना, पेट में चाप पड़े, घर में भी नहीं झुकाव करना, ये भी ठीक नहीं है जी। और खाने के बाद आप तुरंत बेड में लेट गए टीवी देखते, ये भी ठीक नहीं है। खाने के बाद थोड़ा एटलीस्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स थोड़ा अपराइट बैठना, थोड़ा मूवमेंट करना, ये उचित है। और ताकि फूड एग्जैक्टली हॉट स्पाइसी फूड जितना कम हो, रिच फूड ओकेशनली तो हम खाएंगे बिल्कुल, लेकिन ये रेगुलर ना हो। संतोष जी का सवाल क्लियर नहीं है सर, आपने लिखा है बीपी के लिए क्या करें। अब आपका हाई बीपी है या लो बीपी है, ये भी क्लियर करना आपका जरूरी है, उसके बाद ही डॉक्टर साहब आपको एडवाइस कर पाएंगे। क्या डॉक्टर लेकिन साहब? हाँ श्योरली, लेकिन इनको सवाल सुन के हमको लग रहा है कि बीपी ज्यादा है, तभी हम पूछ रहे हैं। बीपी ज्यादा होने से देखिए, ऑलमेट 20 का भी इन्होंने जिक्र किया है। अच्छा, देखिए किसी डॉक्टर ने दिया है यार, मैं सिर्फ यहाँ पे बैठ के ना उनसे देख के तो बोल नहीं सकता हूँ। अगर इस दवा से आपका बीपी कंट्रोल है तो ठीक है, आप रेगुलर अपने डॉक्टर से संपर्क। काम नहीं कर रहा है, इन्होंने लिखा है ऑलमेट 20 AM काम नहीं कर रहा है। बता रहा हूँ आपको, मतलब ये बीपी में ना कई तरह का दवा है, हर दवा का एक्शन लेवल डिफरेंट है और दवा का डोज कितना चाहिए उसका वेरिएशन। जैसे हमारे भूख, जैसे किसी को 4 रोटी खाने से पेट भरता है, किसी को 20 रोटी खाने से पेट भरता है, तो आपको दे के देखना पड़ता है जी। तो ब्लड प्रेशर भी ऐसा है, किसी को शायद ऑलमेट 20 से काम हो सकता है, आपको ऑलमेट 20 AM से भी काम नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको फिर देखना चाहिए कि और कुछ है कि नहीं, हो सकता है आपका और हायर डोज या दूसरा दवा की भी जरूरत हो सकते हैं जी। तो बेस्ट है कि आप अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए, आप रेगुलर फॉलोअप में रहिए, लेकिन और ऐसा मत कीजिए कि मतलब हम जाके ये डॉक्टर दवा दे दिए, हो नहीं रहा, हम फिर कई दिन बाद दूसरे के पास गए। आप किसी से रेगुलर फॉलोअप में रहे, जिस तरह का बोल रहे हैं उनको भी तो समझने दीजिए कि आपका बीपी का दवा का भूख कितना है, मतलब कितना डोज चाहिए आपको, है ना। संदीप सिंह जो हमारे दर्शक है जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब से कि अगर एलर्जी ना हो और अचानक छींक पे छींक आए, मतलब फ्रिक्वेंटली अगर ये स्नीज कर रहे हैं, तो ये क्या घबराने वाली बात है या इन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, आपको अगर पहले से ये होता था, अब सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि कोरोना का मौसम है जी, तो बैकग्राउंड में बता रहा हूँ, ये चीज आपको अगर हो रहा था तो इसके लिए आपको ज्यादा घबराने का शायद जरूरत है ही नहीं, नंबर 1। और एलर्जी मतलब हमेशा नहीं कि किसी को रैश ही होना है, ये बार बार छींक आना ये भी एक तरह का एलर्जी है, सिम्टम्स है जी। हो सकता है आपको किसी तरह से एलर्जी, वेदर से एलर्जी हो, आपको पता नहीं।
तो पहले से होता था तो ये शायद वही चीज हो रहा है, कुछ पहले से नहीं था, अचानक से हो रहा है। पहले भी सीजनल चेंज भी, देखिए ये जो सीजनल चेंज है जी, या विंटर जाके समर आ रहा है, मैं इसमें जा रही इसी में हमेशा हम लोग का फीवर होता था, फ्लू टाइप की इलनेस होता था, है ना। तो इस तरह का पहले भी होता था, इस बड़ी शायद हो रहा है। बैठ के तो कहना मुश्किल है और क्या सिम्टम्स हमको पता नहीं। सिर्फ छींक आना कोरोना के यूजुअल सिम्टम्स है, हम नहीं कह रहे हैं कि हो नहीं सकते, हो सकता है, लेकिन ये यूजुअल फर्स्ट सिम्टम यूजुअल है नहीं। लेकिन आपको कोई अगर शंका है, डर है, तो आप बेस्ट है कि सलाह कर लीजिए आपके डॉक्टर से। ऋषभ यादव एक सवाल जो डॉक्टर साहब से पूछना चाहते, काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इन दिनों इसका डिमांड भी बढ़ गया है, सरकार ने भी काफ़ी रियायत दी है। तो ये जानना चाहते हैं कि मैम, शराब पीने से कोरोना वायरस का डर कम होता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई नहीं है। शराब पी सकते हैं? शराब पीने से कोरोना वायरस क्या पूछा, समझा हम? शराब पीने से कोरोना वायरस का डर कम होता है। ओह सॉरी, शराब पीने से कोरोना वायरस को डर कम होता है। हाँ। इसमें सच्चाई नहीं है, वही तो बता रहा हूँ। शराब पीने से कोरोना वायरस का डर कम होता है इसलिए लोग पी रहे, ये बात सच बिल्कुल सच नहीं है, इसमें बिल्कुल सच नहीं है। इनफैक्ट मैंने सुना है कि इम्यूनिटी काफी कम हो जाता है। हाँ बिल्कुल, इस टाइम तो मैं तो कहूँगा कि जितना संभव हो किसी तरह का नशा, स्मोकिंग तो बिल्कुल नहीं, शराब भी कितना भी हो तो वो नहीं, लेकिन घर में जब बैठे हैं जितना अवॉइड कर उतना अच्छा है। लेकिन शराब पीने से कोरोना खत्म होता है, इसका डर घटता है, इसमें कोई सच्चाई है नहीं, साइंटिफिक सच्चाई है नहीं, ये सब बात में बिल्कुल कोई ध्यान ना। सुनी सुनाई बात है। देखिए, इन दिनों जो सोशल मीडिया का ज़माना है, कई सारी सच्चाई के साथ कुछ फेक न्यूज़ भी आती हैं, तो आपको इसमें खुद समझने की ज़रूरत है। और लगातार डॉक्टर्स यही कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट, मेडिकल एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इस वक्त जबकि पूरा विश्व कोरोना वायरस से एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं, और इस टाइम में अगर आप शराब का या फिर सिगरेट का सेवन नहीं करते हैं तो ये काफ़ी हद तक उचित रहेगा। स्वप्ना लहरी ने लिखा है, थैंक यू डॉक्टर लहरी फॉर योर वैल्यूएबल सजेशन। और संदीप जी भी आपको थैंक यू लिख रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल जो मैं अपने पत्रकारों के लिए जानना चाहूँगी, क्योंकि इस वक्त जो है हमारी जो पत्रकारों की भी जो भूमिका है बहुत बड़ी है, बहुत अहम है। बिल्कुल। ऐसे में पत्रकारों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? कभी कभी सोशल डिस्टेंसिंग ब्रेक हो जाती है, क्योंकि जब हम किसी भी व्यक्ति की जब बाइट लेने के लिए अचानक से लोग कैमरा पर्सन होते हैं और जो एंकर्स होते हैं वहाँ जाते हैं, तो वो एक ऐसा सिचुएशन होता है कि कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए जो सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि सभी को वो बाइट लेनी होती है और कोई भी अपने चैनल के लिए फुटेज मिस नहीं करना चाहता है। साथ ही लगातार हम फील्ड में होते हैं, पानी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, जैसा आपने कहा कि हाइड्रेट हमेशा रहना चाहिए, लेकिन तो इन सब चीज़ों के बीच में कैसे एक पत्रकार अपनी ड्यूटी करे? देखिए, जैसे डॉक्टर को पेशेंट देखना पड़ता है जी, और आप भी जा रहे हैं कि जहाँ पे कोई हो सकते हैं जी, हमें जो करना चाहिए आपको भी करना चाहिए जी। पहला बात नहीं बराबर के लिए कि जितना पॉसिबल हो, प्रैक्टिकल हो, हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे और पर्सनल हाइजीन, हैंड वॉशिंग और सैनिटेशन मेंटेन करेंगे। तीसरा, मास्क। तो जैसे मैं तो कहूँगा कि जहाँ पे आप जा रहे हैं, कोई बाहर में जा रहा है आपको, अब जहाँ पे लगता है कि इस तरह का क्राउड हो सकते हैं, आप एडवेक्टली, जैसे हम लोग मास्क, नॉर्मल मास्क, आप 3 लेयर मास्क यूज़ कीजिए, डबल 3 लेयर मास्क। कोई N95 यूज़ करता है, लेकिन N95 करने से सफोकेशन भी होता है, बाहर में ज़्यादा घूमते हैं तो इट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल। आप 3 लेयर मास्क यूज़ कीजिए, कभी ज़्यादा क्राउड है तो आप डबल 3 लेयर भी यूज़ कर सकते हैं। मास्क यूज़ कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, हैंड सैनिटाइजर आपके पास रखिए, आपको जो बैग्स रहते हैं रखिए, किसी तरह का अगर हो गया तो बाद में हैंड सके। आप फील्ड में रहते हैं, जब मौका मिलता है कहीं में, आप साबुन से हैंड वॉश कीजिए, सोप से हैंड वॉश कीजिए। तीसरा, चौथा है कि आपको एक माफ़ी चाहूँगी मैं आपसे, क्योंकि मैं आपको बीच में थोड़ा सा रोक रही हूँ। सैनिटाइजर का भी आपने जैसा जिक्र किया कि साबुन से हाथ धोइए। सैनिटाइज़र को लेके भी काफ़ी सारे हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा अल्कोहल की मात्रा होती है, तो स्किन को कहीं ना कहीं डैमेज करता है, और घर में है तो बच्चे उसको बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। इनफैक्ट मैंने अपने घर में भी देखा है, बच्चे कहीं से भी आ रहे हैं, इनफैक्ट एक रूम से दूसरे रूम में निकल के जा रहे हैं, उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वो जाके हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं। तो क्या वाकई इससे स्किन को डैमेज करता है, अवॉइड करना चाहिए? देखिए, इसको सेंसिटिविटी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन जी। जिनके लिए है वो खुद को पता चलेगा कि आपने क्या प्रॉब्लम हो रहा है।
तो जिनको नहीं है, और ये देखिए, ये किसी किसी को जो केमिकल डर्मेटाइटिस होते हैं, जैसे वो भी एलर्जिक रिएक्शन स्किन के लिए जो होते हैं, तो उसमें क्या है कि आपको लगाने के बाद किसी को पता चलता है कि आपको रैश निकलता है, इचिंग होता है, कि स्किन उठ रहा है। जिनको हो रहा है उसका अलग बात है जी। अदरवाइज कॉमन जिनको कोई तकलीफ नहीं हो रहा है उनको कुछ होगा नहीं। लेकिन हाँ, बच्चे हमेशा खेलते हैं, लगाते हैं, वो भी उचित नहीं है, उचित नहीं है। हाँ, जो अब जो अपनी सुरक्षा के बारे में कहा पूछे थे। और एक तीसरा चीज है, जब भी बाहर से आते हैं, जैसे फील्ड से घूम के आप घर में घुसते हैं, कोशिश होना चाहिए कि एक जगह एज फार एज पॉसिबल एंड प्रैक्टिकल, जिनको साधन हो, घर के अंदर घुसने के पहले बाहर को इनक्लोजर में ड्रेस चेंज करके नहा के घुसना चाहिए। जिनका संभव ना हो, मिनिमम ये ड्रेस से घर की किसी को कांटेक्ट होना चाहिए और उस साबुन पानी में वॉश कर लेना चाहिए। और जैसे हम लोग चेम्बर में एक तरह का एप्रोन यूज़ करते हैं, गाउन यूज़ करते हैं, जहाँ पे पॉसिबल पता नहीं, शायद देखिए अगले दिन में बहुत चीज़ इनोवेशंस हो गए, शायद अगले दिन में आप लोग का बीच में भी फील्ड में एक लूज गाउन टाइप का ड्रेस हो सकता है, जो लोग पहन के जाएं, फील्ड से घूम के आए, फिर वॉश करके स्टूडियो में रख दिए, फिर उसको वॉश में चला गया। हॉस्पिटल में जैसा होता है, शायद आपके लिए भी आ सकता है अगले दिन में, जहाँ पे रिस्क हो। डॉक्टर कल्याण लहरी को इस वक्त आप खबर समय पे सुन रहे हैं, और डॉक्टर साहब को अपने स्टूडियो में निमंत्रण देने का भी हमारा यही उद्देश्य था कि आपके पास जो भी मेडिकल से जुड़ी हुई असमंजस है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस वक्त कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा नेसेसिटी अगर नहीं हो तो अस्पताल नहीं जाना चाहेगा, डॉक्टर के संपर्क में नहीं आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर ख़तरे की जोन में है तो वो है हमारे मेडिकल कर्मी। इसीलिए और इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए आज हमने अपने स्टूडियो में खास मेहमान डॉक्टर लहरी को बुलाया। बहुत सारे सवालों पे हमने बहुत विस्तृत चर्चा की है और काफ़ी वक्त दिया है डॉक्टर साहब ने। आप समझ सकते हैं कि इस कठिन घड़ी में एक डॉक्टर का एक एक पल कीमती होता है और बहुत बहुमूल्य होता है, लेकिन ये बहुमूल्य समय डॉक्टर साहब ने आप सभी दर्शकों को दिया है। आखिरी में सर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा, देखिए ये बीमारी 4 महीना का पुराना है, मेडिकल रिसर्च में बहुत कुछ आगे आने वाला है, लेकिन जो हथियार मेरे पास है, हमारे पास सबके पास है, इसमें कोई गरीब अमीर सब लोग मान सकते हैं। फर्स्ट पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, बार बार हाथ साबुन से, सैनिटाइजर बार बार हाथ साबुन से धोइए, बाहर से आने से हाथ धोइए, कपड़ा चेंज कीजिए, ये कीजिए, सोशल डिस्टेंस बना के रखिए, फैंसी मास्क का जरूरत नहीं है, कोई गमछा तैले आप बांध के रखिए, रुमाल बांध के रखिए, ये आप करते चलिए। और अगले दिन में देखिए धीरे धीरे तो ये चीज़ धीरे धीरे स्प्रेड होगा कम्युनिटी में, हमें उससे बच कर रहना है। और ये देखिए ये तो बेसिक हेल्थ प्रैक्टिस है सबके लिए, हम सब लोग जानते हैं, हम मेंटेन नहीं करते हैं। अगर ये भी करते चलेंगे तो अगले दिन में शायद हमें तो लगता है कि टीवी को, इन्फ्लुएंजा को, सारे वाटर बॉर्न डिजीज़ को, बहुत सारे डिजीज़ के बारे में हमें फ़ायदा होगा, वो आपको जो डायरिया वाला होते हैं। लेकिन मेडिकल जो प्रैक्टिशनर है वो ये भी कह रहे हैं कि आने वाले कुछ महीने, यानी कि 1-2 महीने जो है वो बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। किस आधार पे? क्या ये कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है या अपने चरम सीमा पे है कोविड-19? किन कारणों की वजह से कह रहे हैं और लोगों को कितना ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है? फर्स्ट है, लोगों को सतर्क रहना चाहिए हमेशा, सिर्फ 2 महीने के लिए ही, कम से कम तो मैं तो कहूँगा कम से कम 1 साल तक सतर्क रहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 इसलिए कहा जा रहा है, देखिए एक बीमारी हमारे पास आया, लॉकडाउन किया गया था। लॉकडाउन का मतलब सब लोग जो जहाँ पे हैं वहीं रहिए, आपके घर में बंद रहिए, ऐसा दुनिया चलता नहीं है। तो क्यों इसमें फ़ायदा क्या हुआ? जहाँ जहाँ बाहर से वायरस आगे इंपोर्ट हुए हैं वहीं पे रहा, वो वहीं थम गया, वही थोड़ा थम गया, उसका रैपिड स्प्रेड बंद हुआ। हमें देश को मौका मिला अपने आप को तैयार कर सके, जैसे कि आपको मास्क मिल नहीं रहा था, मिल रहा है, हैंड सैनिटाइजर मिल रहा है, पीपी नहीं था इलाज के लिए मिल रहा है, अस्पताल नहीं था वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, तो आपने अभी इनसे जूझने के लिए आप तैयार हुए हैं। तो अभी धीरे धीरे रिलैक्सेशन किया जाएगा लॉकडाउन को। जब रिलैक्सेशन किया, जैसे आपको देखिए मुंबई से आपको अगर लेबर बंगाल में आ रहे हैं, आपको असम में आ रहा है, बिहार में आ रहा है, तो जैसे बन के चलिए मुंबई, महाराष्ट्र एफेक्टेड एरिया, वहाँ से तो कुछ ना कुछ लोग लेके आना है, वहाँ पे जो लेके आना है, इस मोहल्ला में आएंगे तो वहाँ से किसी ना किसी को देना है। तो इस तरह से केस लोड बढ़ेगा, केस लोड बढ़ना है, ये बढ़ेगा, ये दुनिया में हर जगह में हुआ, यहाँ पे भी होने वाला है। लेकिन उसमें डरना नहीं, इसको आप एक्सेप्ट करना है कि ये होने वाला है, उससे मैं कैसे लड़ूंगा, परहेज करना है। बिल्कुल, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। बिल्कुल, ये नया चीज़ है,
सारी दुनिया पर सडनली इस तरह का हुआ है, एक साथ दुनिया में इतना, हमारे ज्ञान में तो है ही नहीं कि हमने कभी देखा है 2 लाख से ज़्यादा लोग दुनिया में मर गए इतना 2-3 महीना में, तो दिखे नहीं कभी। तो इसलिए लोगों को एक पैनिक तो हुआ है, लेकिन केस थोड़ा और यही होगा कि धीरे धीरे ये स्प्रेड करेगा, लोगों का भी धीरे धीरे इम्यूनिटी होते लगेंगे और मेडिकल रिसर्च भी आते रहेंगे। एक आखिरी सवाल जो सर मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पे भी पूछना चाहूँगी, आप खुद एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं और जिस तरह की हमने पिछले दिनों में हमने तमाम चीज़ें देखी कि डॉक्टर को किस तरह से टॉर्चर किया जाता है, कभी स्पिट कर दिया जाता है या कभी बदसलूकी किया जाता है, जबकि डॉक्टर अपने जान को जोखिम में डाल के अपने परिवार से के खुशियों के साथ समझौता करके उसे बचाने की कोशिश की जाती है। बीइंग अ डॉक्टर कैसा लगता है जब आप इन तस्वीरों को देखते हैं? हालांकि हमारे पश्चिम बंगाल में, हमारे सिलीगुड़ी शहर में ऐसी खबरें नहीं हैं, लेकिन डॉक्टर एज अ डॉक्टर आपको कैसा लगता है जब इन चीज़ों को आप देखते हैं या चैनल्स में आप सुनते हैं? देखिए, अच्छा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, लेकिन मैं ये मानता हूँ ये एक सोशल प्रॉब्लम है। ये क्यों हुआ है, आप अगर देखेंगे इसका डेप्थ में गए और ये देखेंगे आप अर्बन एरियाज में ज़्यादा हो रहा है। आप अगर हर जगह में देखेंगे जो किराए से निकाल रहा है, ये कर रहा है, मेरे लगता है कि एक सोशल प्रॉब्लम है। अर्बन एरियाज में हम लोग क्या हो रहा है कि हम लोग सेल्फ कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा है, हम सिर्फ हमारे बारे में सोचने ज़्यादा है, एक जो फेलो फीलिंग्स है वो कम हो रहा है। खूब देखिए, जिन लोग ने एक डॉक्टर को मान लीजिए भगा रहा है, जिन लोग में डॉक्टर है उनको या सिस्टर है, नर्स, यहाँ पे भी अकल लोगों ने 2-4 केस हुआ है, लेकिन मैक्सिमम लोग साथ है, समझदार है, हुआ नहीं कि उनको किराए से नहीं दिया जाएगा। किसी को आप कुछ दिन पहले देखे थे, एक नर्स को, लेडी है, उनको वाटर कनेक्शन काट दिया गया था। ये सोच रहे कि वो हमारे घर में फैलाएगा, ये गलत सोचा है। क्यों? ये समझ में नहीं रहे कि अगर मेरा कुछ होगा तो ये हमको फर्स्ट हेल्प में आएगा। तो ये एक भावना है कि हम आज का दिन में शॉर्ट लास्टिंग, मतलब शॉर्ट साइट है कि मैं आज का दिन में मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ कि आज ये मेरे घर में आए तो मेरे हो सकता है, तो इसको भगाओ। शरीर के बीच में दूरियां होनी चाहिए, मन के बीच में नहीं होनी बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये सबको लोग है नहीं, कुछ कुछ लोग को होता है और सब लोग को आगे बढ़ना चाहिए। जिन लोग कर रहे हैं, मैं तो आग्रह करूँगा कि उन्होंने भी दोबारा सोचे कि बहुत सारे लोग को तो हो रहा है, डॉक्टर को तो कुछ हो रहा है, डॉक्टर तो मर भी रहा है, लेकिन जिन लोग को हो रहा है उसके खिलाफ तो डॉक्टर, नर्स, हेल्थ वर्कर, सब, सफाई कर्मचारी है, ये सब लोग है, बहुत लोग है, पुलिस कर्मचारी देखिए आप लोग इस मामला में भी ये कर रहे हैं, आप लोग है, तो हम लोग का कई पत्रकारों के जान गए हैं। एग्जैक्टली। मैं एक छोटे लाइन कहूँगा, मेरे बचपन के टाइम में तो एक जो स्कूल लाइफ में एक था कि स्वास्थ्य समाज बोल के एक सब्जेक्ट होता था, तो आज है नहीं सिविक्स में। हाँ, तो उसमें क्या था कि समाज बंधु बोल के एक चैप्टर था कि समाज में आप कृषक समझिए, आप जमादार समझिए, मुंशी समझिए, मेथर समझिए, हर प्रकार का हो, ये हमारा बंधु है, इसको बिना हम जी नहीं सकते। बचपन के टाइम से वो चीज़ अंदर में घुस आता था, तो कई शायद हम लोग को वैल्यूज हम लोग भूल रहे हैं, ये चीज़ है। तो सबको, अगर डॉक्टर को भी सोचना चाहिए और आम आदमी को भी सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो आपने डॉक्टर लहरी को सुना ना, बहुत कीमती बात उन्होंने कही है कि वैल्यूज समझिए, हम भारतीय हैं, हमारी परंपरा हमेशा से ही बहुत रिच रही है, हमारे जो संस्कार हमें बचपन से दिए जाते हैं उन संस्कारों को बस ऐसे ही ख़त्म मत कीजिए। ये वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का है, लेकिन डिस्टेंसिंग मन के अंदर नहीं होनी चाहिए, भावनाओं के अंदर नहीं होनी चाहिए। और जो हम मदर्स डे मनाते हैं, फादर्स डे मनाते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं और आज पूरा विश्व नर्स डे मना रहा है, नर्स एक मेडिकल को रिप्रेजेंट करती हैं, तो आप उनको सिर्फ मनाइए मत, उनको सिर्फ शुभकामनाएं सोशल मीडिया पे मत दीजिए, इसके वैल्यूज़ को समझिए, इसके इम्पोर्टेंस को समझिए। और मैं दोबारा कहना चाहूँगी कि इस तरह की चीज़ें हमारे शहर में नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस वक्त हम जुड़े हैं और जो भी लोग हमें देख रहे हैं, जिस भी जगह से देख रहे हैं, जो सफाई कर्मी हैं, जो मेडिकल कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, इन सब का हमें बहुत ज़्यादा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा के हमें सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे सवाल के जो आपके जवाब, उचित जवाब आप चाहते होंगे, डॉक्टर साहब ने दिया होगा। इनका कीमती वक्त इन्होंने हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। बहुत नमस्कार।